नमस्कार साथियों, एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सामान्य ज्ञान के बेस्ट 25 प्रश्न की ये हमारी सीरीज 9वीं है, जिसमें अब तक के कई गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों के संग्रह के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। यदि आप सब भी SSC, CGL, 10+2, MTS, रेलवे, दिल्ली पुलिस, बैंक क्लर्क या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ये सीरीज आपकी मदद करेगी। और आने वाले किसी भी एग्जाम में जिसमें आप अपीयर होते हैं, निश्चित रूप से इनमें से कई एग्जाम्स आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप हमारी सीरीज के साथ बने रहिएगा और निश्चित रूप से ये सीरीज आपको बहुत लाभ देने वाली है। तो आइए इसी क्रम में हम शुरू करते हैं इस 9वीं। इसी सीरीज का हमारा पहला प्रश्न है, तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का कारण कौन सी कला है? तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का कारण है गांधार कला। तक्षशिला के बारे में मैं आपको बता दूं, वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में है। तक्षशिला पूरे विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला में ही स्थापित था। इसके अलावा तक्षशिला गांधार कला शैली का एक प्रमुख केंद्र रहा है। और गांधार कला के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। यूनानी कला और भारतीय कला का जो संश्लेषण है वो गांधार कला शैली है। और कनिष्क के समय में, सम्राट कनिष्क के समय में, कुषाण वंश के समय में गांधार कला का पश्चिमी भारत और उत्तर पश्चिमी भारत में बहुत विकास हुआ। और भगवान बुद्ध की जितनी भी मूर्तियां हैं वे गांधार कला शैली में सर्वप्रथम बनी थी। ये दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल किस कला की विभिन्न शैलियां थीं? चित्रकला शैली। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल जो है वो चित्रकला की विभिन्न शैलियां हैं। तीसरा प्रश्न है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति कैसी है? नटराज की मूर्ति जो कि दक्षिण भारत में चिदम्बरम मंदिर में स्थित है, उसकी आकृति कैसी है? वो मूर्ति अष्टभुजाकारी है। नटराज की कांसे की मूर्ति अष्टभुजाकारी है, जिसमें भगवान शिव का जो नटराज रूप है उसकी मूर्ति है। चौथा हमारा प्रश्न है, कौन राजा अपने शासन के समय ही उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल राजा अपने शासन काल के समय ही अपने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया करते थे और निश्चित रूप से ये एक स्वस्थ परंपरा थी। यदि हम इतिहास में गौर करें तो मुगल वंश के पतन का प्रमुख कारण ये भी रहा कि वे अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी घोषित नहीं करते थे और बाद में उनके उत्तराधिकारी राजगद्दी प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ मर जाते थे। और इसी कारण से बाद में मुगल वंश का ह्रास हुआ और उसका पतन हो गया। तो चोल वंश के जो शासक थे वे अपना उत्तराधिकारी अपने जीवन काल में ही घोषित कर देते थे। पांचवा प्रश्न है, तक्कोलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? तक्कोलम का युद्ध चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। छठवां प्रश्न, वह चोल राजा कौन था जिसकी मृत्यु विरोधी भीड़ द्वारा की गई? अधिराजेंद्र। अधिराजेंद्र की मृत्यु विरोधी भीड़ द्वारा की गई। सातवां प्रश्न है, राष्ट्रकूटों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी कौन थे? कन्नौज के प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार वंश भी उनको कहते हैं, वे राष्ट्रकूटों के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी थे। आपको मालूम होना चाहिए कि कन्नौज को जीतने के लिए एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जिसमें कन्नौज जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश था उनका राष्ट्रकूटों के साथ और बंगाल का जो पाल नरेश हुए, पाल शासक हुए, उनका आपस में संघर्ष हुआ कन्नौज को जीतने के लिए। तो राष्ट्रकूटों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी गुर्जर प्रतिहार वंश के थे। आठवां प्रश्न है, कौन कला के गंधर्व घराने से संबंधित हैं? कुषाण वंश। कुषाण वंश कला के गंधर्व घराने से संबंधित। नौवां प्रश्न है, शून्यता के सिद्धांत की शिक्षा किसने दी? शून्यता का सिद्धांत नागार्जुन ने दिया। 10वां प्रश्न है, सप्तांक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आचार्य कौटिल्य ने, आचार्य चाणक्य जिनका नाम है, जिनको विष्णुगुप्त भी कहते थे, उन्होंने सप्तांक का सिद्धांत प्रतिपादित।
11वां प्रश्न है लाल चेर। लाल चेर नाम से प्रसिद्ध कौन चेर शासक था जिसने कणग्गी के मंदिर का निर्माण करवाया? तो कौन चेर शासक, चेर वंश का शासक लाल चेर के नाम से जाना जाता था जिसने कणग्गी के मंदिर का निर्माण करवाया? तो शेनगुट्टवन। शेनगुट्टवन को लाल चेर भी कहा जाता था और उन्होंने कणग्गी के मंदिर का निर्माण करवाया था। 12वां प्रश्न है तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक ग्रंथ किस धर्म के हैं? दो प्रसिद्ध ग्रंथ तमिल भाषा के हैं, उनमें एक है शिल्पाधिकारम और दूसरा है मणिमेखलई। तो ये जो ग्रंथ हैं ये हिंदू धर्म से संबंधित हैं। 13वां प्रश्न संगम युग में उरैयूर क्या होते थे? संगम युग में कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र उरैयूर कहलाते थे। संगम युग के बारे में मैंने आपको बताया था कि संगम काल में तमिलनाडु के मदुरई क्षेत्र में कुछ साहित्यिक सभाएं आयोजित की जाती थी जिनमें जो सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक रचनाएं होती थी उनको प्रकाशित किया जाता था। उस युग को संगम युग कहा जाता है। तो उस युग में उरैयूर कपास के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र को कहा जाता था। 14वां प्रश्न है तुल्लकपियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तुल्लकपियम ग्रंथ व्याकरण और काव्य से संबंधित है। 15वां प्रश्न धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? कुरल जो कि धार्मिक कविताओं का संकलन है वे तमिल भाषा में है। 16वां प्रश्न है गुप्तों की सरकारी दरबारी भाषा कौन सी थी? गुप्तों की सरकारी दरबारी भाषा संस्कृत भाषा थी। मैं आपको बता दूं कि अधिकतर हमारे जो ग्रंथ हैं चाहे वे रामायण और महाभारत हो उनका संहिताकरण गुप्त काल में हुआ। इसके अलावा जो हमारे पुराण हैं और ज्यादातर हमारे ग्रंथ गुप्त का संहिताकरण गुप्त काल में हुआ। तो गुप्तों की सरकारी दरबारी भाषा संस्कृत थी। 17वां हमारा प्रश्न है गुप्त काल किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त काल कला एवं स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध था। भारतीय इतिहास में गुप्त काल को एक स्वर्ण काल के रूप में, गोल्डन एरा के रूप में जाना जाता है। आपको मालूम ही होगा कि सम्राट समुद्रगुप्त को, जो कि एक प्रसिद्ध गुप्त शासक हुए, उनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था क्योंकि उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति और बहुत सारी उनकी विजय जो उन्होंने की जिनका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में है। इसके अलावा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक महान विजेता हुए और उनके दरबार में साहित्य, कला और चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध नवरत्न उनके दरबार में स्थित थे। तो गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। और अगर मध्यकाल देखा जाए तो शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो गुप्त काल कला एवं स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध था। 18वां प्रश्न है गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू, यानी किसानों से उनकी खेती से वसूला जाने वाला राजस्व उपज का छठा भाग हुआ करता था, 1/6 हुआ करता था। 19वां प्रश्न है नगरों का क्रमिक पतन किस काल की विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की विशेषता थी। 20वां प्रश्न है किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा गांव दान में देने का जो कार्य किया वो गुप्त वंश के शासकों ने किया। गुप्त राजाओं ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा गांव दिए। 21वां हमारा प्रश्न है बाल विवाह की प्रथा किस काल में शुरू हुई? बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल में शुरू हुई। 22वां हमारा प्रश्न है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था? पत्तन यानी बंदरगाह, पोर्ट जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था, किस बंदरगाह से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह है वो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। 23वां प्रश्न है सकलोतरपथनाथ किस राजा को कहते थे? किस राजा को सकलोतरपथनाथ कहा जाता था? हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक भी कहा जाता था और उनकी उपाधि सकलोतरपथनाथ की थी। 24वां प्रश्न है हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो हर्ष के समय उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज बन गया था।
शुरुआत में हर्ष की राजधानी थानेश्वर थी, जिन्होंने बाद में अपनी राजधानी को परिवर्तित करके कन्नौज स्थापित कर लिया था। 25वां प्रश्न, कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? बाणभट्ट जिन्होंने की हर्षचरित की रचना की, वे कहाँ के निवासी थे? थानेश्वर। बाणभट्ट थानेश्वर के निवासी थे। थानेश्वर वर्तमान हरियाणा में है। हिसार के आसपास का जो क्षेत्र है वो थानेश्वर कहलाता था। तो साथियों, ये थी हमारी सामान्य ज्ञान की सीरीज। अगली सीरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।